Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, so basically in today's lecture we shall be discussing about the practice problems from the probability. So around 28 number of problems I'll be discussing in today's video. अगर by the way वीडियो अगर लेंथी हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं इसको दूसरे पार्ट में भी बाइफरकेट करूंगा, तो उसमें बचे हुए क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे. तो आज मेरा बेसिक मोटिव केवल क्वेश्चंस को डील करना है. तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली किस सेगमेंट के अंदर आएगा, ध्यान देना, जो सेकंड सेगमेंट कोर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेगमेंट लिया था. सो आई एम गोइंग टू कवर दैट पार्ट. सो आज का वीडियो मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक पूरे के पूरे स्पैन में कवर हो जाए, बट ऐसा आई एम गोइंग टू टेक 28 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिटेल. तो अगर वीडियो बहुत लेंथियर होगा तो इसका दूसरा पार्ट जो होगा मैं दूसरे सेगमेंट के प्रारूप में क्या करूंगा, आपको फ्लोट करूंगा. तो एक चीज ध्यान देना, तो आज बेसिकली मेरा बेसिक एम क्या होगा, मैं कुछ 28 नंबर ऑफ प्रॉब्लम यहां डिस्प्ले करूंगा, उसको हर एक एंगल से धीरे 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 अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम को अप्रोच करने का बेसिक तरीका हो क्या सकता है. मैं ट्राई करूंगा कि लगभग प्रॉब्लम को मैं एक्सियोमेटिक अप्रोच से ही सॉल्व करूं. और वैसे मैंने पहले भी बताया था, एक्सियोमेटिक अप्रोच एक अच्छा अप्रोच है जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जब प्रॉब्लम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व हो. तो अगर मैं ये देखता हूं कि लगभग टाइम में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए एक्सियोमेटिक अप्रोच से. तो एक्सियोमेटिक अप्रोच से अगर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले मैं स्टैक डाउन करने जा रहा हूं. तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप एक्सियोमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो क्या होगा प्रोसेस होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन किसका, इवेंट्स का. देखूंगा मैं इवेंट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं. जब मैं आपके प्रॉब्लम्स लूंगा देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कायदे से इवेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करना कैसे है. और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स हो गया तो आप साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी भी वही निकाल लें. प्रोबेबिलिटी, तो जो भी इवेंट्स आपने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है किसी भी एक प्रॉब्लम में, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी वहीं का वहीं निकाल लें. दूसरा, सेकंड, आपने जितने भी इवेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनका नेचर जज करें. तो ये होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स का मतलब भाई इवेंट का जो आइडेंटिफिकेशन मैं तीन अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं. या तो वो जो इवेंट्स हैं वो हो सकते हैं इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं, या तो डिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं, या हो सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. दैट डिपेंड्स कि आपके प्रॉब्लम में कायदे से जो इवेंट्स हैं उनके फॉर्मेशंस कैसे हैं या उनका रिलेशनशिप कैसा है. जैसे ये पार्ट खत्म हुआ, थर्ड, आपके प्रॉब्लम या फिर आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं मैथमेटिकली क्या करने की कोशिश करूंगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं बोलूंगा कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम in form of axiom. या फिर मैं बोलूं कि कायदे से आपके वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है. और जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं तो यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूलाज यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी कंफर्टेबली. तो ध्यान देंगे, आपके पास जो प्रॉब्लम होगा सबसे पहले क्या करेंगे, आप इवेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे. जो इवेंट आपको वहां मिलता है बाय डिफॉल्ट वहां आप क्या लें, वहां की उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें. ध्यान देंगे, आपने जितने भी इवेंट्स वहां से क्या किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि कायदे से कल के दिन उसमें कौन से फॉर्मूलाज वैलिड होंगे. क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि कुछ फॉर्मूलाज वैलिड हैं किसके लिए, इंडिपेंडेंट के लिए, कुछ वैलिड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, कुछ वैलिड है डिपेंडेंट के लिए. तो आप फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि आपने जो इवेंट्स पिक किया है या एक्सट्रैक्ट किया है वो किस टाइप के इवेंट्स है, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इवेंट, डिपेंडेंट टाइप ऑफ इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इवेंट. ठीक है. और जैसे ये खत्म होता है तो आपका प्रॉब्लम तो वर्ड फॉर्म में दिया हुआ होगा, लाइक प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 7 and 5, 7 और 7. तो ये तो क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको क्या करोगे, इसका मैथमेटिकल रूपांतरण करेंगे या फिर क्या करेंगे, आप उसको एक्सियम्स के फॉर्म में सेट करेंगे. एंड वंस दिस पार्ट इज डन यूजिंग द फ्यू ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सीधे सीधे आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, स्मैश कर सकते हो. तो आपको ये तीन स्टेप्स फॉलो करके लगभग प्रॉब्लम्स बनने जा रहे हैं, ऑल्दो इट कुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. तो ये सबसे पहले आप ये जरूर लिख लेंगे कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपका जो स्टेप्स फॉलो करना होगा, दैट्स गोना बी द स्टेप which will be following for any sort of problem which is going to be
solved using the axiomatic approach or the approach using the Venn diagram. Is that part clear? तो चलिए इसको मैं रब आउट करता हूं. I am just going to rubbing it out. चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में पहला प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है a card is drawn from a well shuffled pack of cards. Find the probability that it is a queen और द कार्ड ऑफ हार्ट. यार एक चीज ध्यान देना, अब इसमें कुछ चीजें अपन क्या करते हैं सिस्टमेटिकली डिसाइड करने की कोशिश करते हैं. पहली चीज, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना, अगर आप प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिकली सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में इवेंट होना चाहिए. यहां ध्यान देना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. एक आपने क्या किया, एक वेल सफल डेक ऑफ कार्ड से एक क्वीन और एक हार्ट रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो. और है, एंड है, वो सब बाद में देखेंगे. तो यार एक मजेदार चीज ये है कि आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप इवेंट को अगर क्या करते हो, जज करते हो, तो एक मैं लिख सकता हूं ई ऑफ क्यू और एक लिख सकता हूं मैं ई ऑफ एच. ध्यान देना, इवेंट हमेशा ऐसा ट्राई करना कि इन फ्यूचर अगर मैं इसको क्या करूं, प्रोसेस करूं, तो मुझे इवेंट देख के समझ में आ जाए कि इवेंट जो है वो किसके लिए डिसाइड है या फिर इवेंट का नेचर क्या है. जैसे कि ई ऑफ क्यू देखते ही समझ में आ रहा है कि इवेंट कहीं ना कहीं क्वीन के रिट्रीव होने की है. ई ऑफ एच देखते ही समझ में आ रहा है ये इवेंट है किसके, हार्ट के रिट्रीव होने की. तो ऐसा नहीं किसी को E1 और E2 ले लिया और बाद में जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हुआ तो बार बार ये देखना पड़ रहा है कि E1 किसके लिए है और E2 किसके लिए है. ठीक, तो EQ क्या है, ये है मैंने माना इवेंट. इवेंट किस चीज के लिए, विथड्रॉल. विथड्रॉल किसका विथड्रॉल, क्वीन का. क्वीन का. सिमिलरली EH मैंने माना है इवेंट है किसका, विथड्रॉल का. विथड्रॉल ऑफ हार्ट. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 जो होगा, आप वहां कुछ नहीं करने जा रहे हैं. इसमें से जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इवेंट दिखता ना सब मारो गोली. आपको दिखा क्वीन, ठीक है, एक उठा के इवेंट ले लिए, हार्ट एक उठा के इवेंट ले लिए, बाकी कहानी बाद में पढ़ेंगे. और मैंने ये बोला कि कभी भी अगर आपके पास इवेंट्स आते हैं तो लगे हाथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लें. प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट किसका, विड्रॉल ऑफ क्वीन इज इक्वल्स टू, टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके पास, 52. उसमें से कितने क्वींस होंगे ये मैंने पहले भी पढ़ा है, 4. तो P ऑफ E ऑफ Q इज गोना बी 4 डिवाइड बाय 52. कोई भी यहां क्रॉस कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इन फ्यूचर हमेशा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आने जा रही है, नंबर आने जा रहा है, वो 52 आने जा रहा है. तो कोई भी यहां क्रॉस कैंसिल नहीं करेंगे. लास्ट में अगर रिजल्ट में अगर कुछ कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिलता है तो वहां क्रॉस कैंसिल करेंगे. सो डू नॉट क्रॉस कैंसिल हियर. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या होगा, P ऑफ EH, प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट EH, या फिर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट ऑफ द विड्रॉल ऑफ हार्ट. यार एक चीज ध्यान देना, कितने हार्ट हैं, टोटल 13 हार्ट हैं आपके डेक ऑफ कार्ड में. तो ये होगा 13 डिवाइड बाय 52. पहली कहानी खत्म होती है. तो ये आपका पहला स्टेप होगा. ठीक, अब मैं बात करता हूं आपके दूसरे स्टेप की. ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने क्या किया है, सबसे पहले इवेंट डिसाइड कर लिया है. दूसरा जो इवेंट होगा वो आप देखेंगे नेचर ऑफ द इवेंट है कैसा. तो मैं ये देखूंगा कि EQ और EH के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट इवेंट. यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे आपने इवेंट देखा है विड्रॉल ऑफ क्वीन, विड्रॉल ऑफ क्वीन, और बाय द वे आपने देखा है विड्रॉल ऑफ हार्ट, हार्ट, हार्ट. ठीक, यार अगर आप दोनों इवेंट को आप अच्छे से जज करेंगे तो पूरे के पूरे 52 पत्ते में एक पत्ता ऐसा भी है जो क्या है, EQ का भी सेट में है और साथ में क्या है, EH के सेट में भी है. या फिर मैं बोलूं कि वो कार्ड क्या है, क्वीन भी है और क्या है, हार्ट भी है. आपने देखा होगा कुछ ऐसा कार्ड, क्या है, ये हार्ट का कार्ड है और क्वीन भी है, क्वीन भी है, ये ऐसा कुछ तो देखा होगा. तो यार एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले भी पढ़ाया था इंडिपेंडेंट इवेंट कायदे से एक इवेंट का कुछ दूसरे इवेंट से लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं होगा क्योंकि आप एक डेक ऑफ कार्ड से ही क्या कर रहे हो, आप प्लेइंग कार्ड को रिट्रीव कर रहे हो. इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या है, सिंगल है. दूसरा, एक का होना दूसरे को रोक दे, बिल्कुल नहीं है भैया. अगर यहां क्वीन होता और यहां जैक होता, यहां क्वीन होता और एक किंग होता, तब मैं बोल सकता था कि एक का होना दूसरे को रोक सकता है. जैसे कि अगर वो क्वीन है तो जैक नहीं हो सकता, क्वीन है तो किंग नहीं हो सकता. तो एक चीज तो क्लैरिटी है कि कायदे से इस पूरे के पूरे डेक ऑफ कार्ड में एक पत्ता ऐसा है जो क्वीन भी है और क्या है, हार्ट भी है. तो कहीं ना कहीं आपके पास एक इवेंट कॉमन है, कौन से सेट में, EQ के सेट में और EH के सेट में. EQ का सेट क्या होगा भैया, एक क्वीन होगा हार्ट से, एक होगा स्पेड से, एक होगा क्लब से, एक होगा डायमंड से.
EH हार्ट क्या होगा, एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK। जब दोनों में देखेंगे या पूरा का पूरा अगर दोनों के सेट को अगर आप मिलान करेंगे तो पता चलेगा जो एक पत्ता है वो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये किस टाइप का इवेंट हुआ भाई मेरे, ये हुआ डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है विल गो टू द थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको एक्सियोमेटिकली या मैथमेटिकली क्या करेंगे, आप अरेंज करेंगे। क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वीन और अ कार्ड ऑफ हार्ट। तो यार इसका मतलब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं P ऑफ EQ और P ऑफ EH। क्या मतलब समझ में आया भाई मेरे, या तो वो कार्ड क्वीन होगा चलेगा, या तो वो कार्ड हार्ट होगा चलेगा, या कार्ड क्वीन और हार्ट दोनों होगा तो भी चलेगा। या फिर मैं अगर सैंपल स्पेस के फॉर्म में अगर इसको देखने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहली बात तो EQ और EH क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। अगर मैंने इसको क्या माना, EQ माना, और इसको क्या माना, EH माना, दोनों डिपेंडेंट इवेंट हैं। क्यों, क्योंकि कायदे से एक कार्ड जो है वो क्वीन भी है और हार्ट भी है। पहली चीज आपसे ये पूछा गया है वो कार्ड क्वीन भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, या दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्चुअल रीजन ऑफ क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ये पूरा का पूरा ये रीजन होगा। और ये रीजन कहीं ना कहीं क्या होगा, E इंटरसेक्शन ऑफ E, या फिर मैं बोल सकता हूं EQ इंटरसेक्शन ऑफ EH। ध्यान देना, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इट। तो ये फॉर्मूला आप कहीं ना कहीं तभी यूज कर पाएंगे व्हेन यू नो एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ इवेंट दे आर। तो ये मेरे को पता है कि EQ और EH किस टाइप के इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। सो डेफिनेटली इजिली वी कैन यूज द फॉर्मूला E ऑफ Q प्लस ऑफ P ऑफ E ऑफ H माइनस ऑफ P ऑफ EQ इंटरसेक्शन ऑफ EH। देखिए P ऑफ EQ तो निकला हुआ है, P ऑफ EQ कितना निकला हुआ है, 4 डिवाइड बाय 52 प्लस 13 डिवाइड बाय 52 माइनस। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी कि कायदे से आपने एक ताश का पत्ता बाहर खींचा है, वो क्या है, क्वीन भी है और हार्ट भी है। केवल एक पत्ता ऐसा है जो क्वीन भी है और हार्ट भी है आउट ऑफ 52। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये होगी 1 डिवाइड बाय 52। आप चाहते थे उसको यहीं कैलकुलेट कर सकते थे, P ऑफ EQ एंड P ऑफ EH। केवल एक पत्ता है आउट ऑफ 52, ठीक है। तो यहां से अगर आप रिजल्ट निकालेंगे, सो हियर इज गोना बी एलसीएम विल बी 52। मैंने इसलिए बोला था कि कभी भी आप डिनोमिनेटर को ना छेड़ें, 52 और ऊपर में होगा 4 प्लस 13 दैट्स 17। सो द वैल्यू इज गोना बी 16 डिवाइडेड बाय ऑफ 52। इज दैट पार्ट क्लियर? या फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 4 से भी हो जाएगा क्या, 4 से भी हो जाएगा, 4 4 जा एंड देयर आफ्टर 4 डिवाइड बाय 30, ठीक। आप चाहते थे इस प्रॉब्लम को मैनुअली भी सॉल्व कर सकते थे। अगर ये मैं इसको लेता हूं अल्टरनेट नंबर 1, इसका अल्टरनेट नंबर 2 क्या हो सकता था, ये ध्यान देना। अल्टरनेट नंबर 2 हो सकता था कि कायदे से कार्ड का अगर हार्ट होता तो भी चलता, क्वीन होता तो भी चलता, दोनों होता तो भी चलता। तो टोटल ऐसे कितने कार्ड हैं जो या तो हार्ट है या क्वीन है, या अगर दोनों है तो भी चलेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हार्ट में कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते। हार्ट में कितने हैं, 13 पत्ते। क्वीन में कितने पत्ते हैं, 4 पत्ते। लेकिन इस 4 पत्ते में से या इस 13 पत्ते में से एक ऐसा पत्ता है जो क्वीन भी है, और इस 4 पत्ते में से एक ऐसा पत्ता भी है जो कितना है, हार्ट है। तो दोनों को क्लब करके अगर मैं देखता हूं टोटल नंबर ऑफ जो अगर पत्ते हैं आपके पास 13 प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा, 16। कितने में से, आउट ऑफ 52 में से। तो यहां से भी आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/30। ऐसा पार्ट क्लियर? तो ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला सबसे पहले आप इवेंट डिसाइड करो, इवेंट की प्रोबेबिलिटी वहीं कैलकुलेट कर लो, दोनों इवेंट के बीच की डिपेंडेंसी देखें कि कायदे से डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिकली क्या करें, कन्वर्ट करें, और वहां से वो डेटा उसको फीड करके गेट द आंसर। अग्री? सो इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 7 और 12। यार एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब आप 2 डाई को क्या कर रहे हो, साथ में रोल कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले इवेंट से स्टार्ट करो। इवेंट जो है बाय द वे मैंने पहला इवेंट ले लिया है, इवेंट S7। यार देख के समझ में आ रहा है व्हाट इज दैट S7? S7 इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग सम इज इक्वल्स टू 7, ठीक। दूसरा मैंने ले लिया है S12। ये क्या है, इवेंट फॉर सम एस 7, ठीक। और ये क्या होगा, सम एस 11, ठीक।
मैंने पहले भी बोला, आप जैसे इवेंट डिसाइड करोगे गेट द प्रोबेबिलिटी देयर इटसेल्फ, तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ 7। तो आप सम 7 कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं? तो 7 लाने के तरीके हो सकते हैं आपका, जो आपका सेट हो सकता है वो हो सकता है, ध्यान देना, 1 और 6 का, 2 5 का, 3 4 का, 4 3 का, 5 2 का, 6 1 का। तो कायदे से अगर बाय द वे आपने डाई को 2 बार रोल किया है तो उनका सम 7 कितने तरीके से हो सकता है? 6 तरीके से। लेकिन अगर आपने डाई को रोल किया है तो टोटल कितने टाइप के इवेंट्स बन सकते हैं? मैंने पहले ही देखा है 36 टाइप के इवेंट बन सकते हैं। एक के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ओवरऑल मैं ये देखता हूं P ऑफ S7 इज गोना बी फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट, कितने हैं? 6 आउट ऑफ कितने? 36। ये क्लैरिटी तो आगे, ठीक। अब बात करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग सम S12। यार एक क्लैरिटी यहां है कि 12 लाने के केवल एक पॉसिबिलिटी है कि पहला जो नंबर हो वो भी क्या हो? 6 हो, और दूसरे ट्रायल में भी जो आपका आउटकम आए वो क्या है? 6 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट केवल एक है, आउट ऑफ कितने? फिर से 36। तो ये क्लैरिटी तो आ गई होगी सबको, ठीक। ये हुआ आपका पहला स्टेप कंप्लीट। नाउ विल मूव इट टू द सेकंड स्टेप। किस टाइप का इवेंट है ये देखेंगे आप, S ऑफ 7 और S ऑफ 12। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इवेंट। क्यों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कायदे से अगर बाय द वे आपने जो थ्रो किया एक के बाद एक डाई को, उनका सम अगर 7 आया है तो 12 नहीं होगा, और 12 है तो 7 नहीं होगा। या फिर मैं ये बोलूं, जब आप कायदे से क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्स इन द सेट 1 और एलिमेंट इन सेट 2, इनके बीच में कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं है। या फिर मैं ये बोलूं कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को रोकता है, या फिर दूसरे इवेंट का होना पहले इवेंट को रोकता है, तो कायदे से किस टाइप के इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप के इवेंट हैं। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अब केवल बचा भाई कि आपको जो प्रॉब्लम दिया है मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मैथ्स के फॉर्म में क्या दिया हुआ है? द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ find the probability of a total of 7 और 12। इसका मतलब probability आपको निकालना है भाई मेरे S7 और के लिए क्या यूज करूंगा मैं? यूनियन ऑफ S12। क्या होने जा रहा है? दैट्स गोना बी P ऑफ S7 प्लस ऑफ P ऑफ S12 माइनस ऑफ P ऑफ S7 इंटरसेक्शन ऑफ S ऑफ 12। ध्यान देना, इफ S7 एंड S12 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट द वैल्यू इज गोना बी 0। S7 की वैल्यू निकली हुई है, कितनी निकली है मेरे भाई? 6 डिवाइडेड बाय 36 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 36 पुट टुगेदर द आंसर इज गोना बी 7 डिवाइडेड बाय 36। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार मैं एक फिर बोल रहा हूं कि आप ये सोचोगे कि पहले प्रॉब्लम में इन डिटेल सब चीज समझ में आएगा। भाई मैं जानबूझ के उस तरीके से नहीं समझा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहो, हर एक प्रॉब्लम में कुछ चीजें नई जानने को मिलेगी। और एंड ऑफ द डे जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने डिजाइन किए हैं, कुछ सोच के डिजाइन किए हैं, उतना कर लेने के बाद यू विल हैव फेयर आइडिया। पहला प्रॉब्लम जो था वो डिपेंडेंट इवेंट का प्रॉब्लम था, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो किसका है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इवेंट का प्रॉब्लम है। एंड द आंसर इज गोना बी 7 डिवाइडेड बाय 36। इज दैट पार्ट क्लियर? So the answer is gonna be 7 divided by 36। ये ठीक है, चलिए इसको भी रब आउट करते हैं। चलिए थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। A 2 dice are thrown getting 2 numbers whose sum is divisible by 4 or 5 is considered a success. Find the probability of success। यार एक चीज ध्यान देना, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में सक्सेस को किसी एक इवेंट से जोड़ दिया गया है। इवेंट ये है कि कायदे से अगर आपका जो आपने क्या किया है, डाई को रोल किया है, उनका सम अगर 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो तो बाय डिफॉल्ट ऑफ सक्सेस को अचीव करेंगे। तो यार मैं सक्सेस को एज सच कोई अलग इवेंट नहीं बनाने जा रहा। क्यों? क्योंकि कायदे से 4 और 5 सम विच इज डिविजिबल बाय 4 and 5 is going to decide whether you are going to win or not. So I am going to simplify my event and I will be keeping my event as the sum which is divisible by 4 and the sum which is divisible by 5। तो एक चीज ध्यान देना, बड़ा आसानी से मैं क्या कर रहा हूं, पहला इवेंट निकाल रहा हूं। तो पहला इवेंट है डिविजिबल by 4 and divisible by 5। तो देखो जानबूझ के इवेंट को मैंने ई नहीं रखा, लेकिन D of 4 और D of 5 कल के दिन जब आप एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आप कैरी करके चलोगे, यू विल हैव फेयर आइडिया कि D4 और D5 किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना। तो D4 क्या है? सम which is where it has been okay divisible
डिविजिबल बाय 4 एंड हियर द सम हैज टू बी डिविजिबल बाय 5। मैंने पहले भी बोला था कभी भी आप इवेंट डिसाइड करते हैं गेट द प्रोबेबिलिटी देयर इटसेल्फ। मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट D4 और द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, ये निकालने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना, कायदे से अगर आपने 2 डाइस को रोल किया है तो आपका जो मैक्सिमम सम हो सकता है वो क्या हो सकता है 12, क्योंकि पहले जो आपका डाई है उसका जो मैक्सिमम फेस वैल्यू है 6 हो सकता है, दूसरे डाई का मैक्सिमम फेस वैल्यू 6 हो सकता है, पहले फेस का मिनिमम क्या हो सकता है, फेस वैल्यू 1 हो सकता है और दूसरे का 1 हो सकता है। इसका मतलब जो सम है, सम जो आपका सम होगा डाई का, 2 डाई के रोल का, वो किसके बीच में होगा, 2 और 12 के बीच में होगा। और डेफिनेटली जहां सम क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, विल बी अ नेचुरल नंबर। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, कहां से कहां के बीच में, कहां से कहां के बीच में, 2 से 12 के बीच में, इंक्लूडिंग 2 and 12। कहीं ना कहीं पहला आएगा 4, दूसरा आएगा 8 और तीसरा आएगा 12। तो इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो जिनका सम जो होगा बेसिकली किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो वो सम हो सकते थे, ध्यान देना, वो सम हो सकते थे या तो 4, या फिर हो सकता था क्या 8, या फिर हो सकता था क्या 12। ध्यान देना, 4, 8 और 12 आप ला कैसे सकते हो, तो 4 लाने के अगर चांसेस या प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो इसके इवेंट्स हो सकते हैं, या तो हो सकता था 1 और 3, 1 और 3, दूसरा हो सकता था 2 और 2, तीसरा हो सकता था 3 और 1, 3 और 1। ठीक, ये बात हुई किसकी, 4 की, ये बात हुई 4 की। अगर मैं 8 के बारे में बात करूं तो 8 का क्या हो सकता था, देखेंगे 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, कहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, 2 6 से, देन 3 5, देन 4 4, देन 5 3, देन 6 2, 6 2। ये किसके लिए है, व्हेन द सम इज 8। ठीक, 12 लाने का तो केवल एक तरीका है मेरे भाई, क्या, 6 and 6, ये खत्म होता है आपका कंप्लीट सेट। ठीक है, तो अगर बाय द वे आपको डिविजिबल बाय 4 सम चाहिए तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कायदे से जिनका सम जो होगा वो डिविजिबल बाय 4 होगा। तो हो सकता है पहले टॉस में नंबर 1, दूसरे में 3, 4, डेफिनेटली 4 से डिविजिबल है, 2 + 2 4, 4 से डिविजिबल है, 3 + 1 4 से डिविजिबल है। तो केवल आपके पास ऐसे 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं जो 4 से डिविजिबल है। लेकिन मैं यहाँ बेसिकली केवल उन नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा जो क्या हो, केवल एग्जैक्टली 4 हो। 4 से डिविजिबल तो सम 4 भी होगा, सम 8 भी होगा, सम 12 भी होगा। तो अगर मैं इनके कलेक्शंस को अगर क्या करूं, पूरे के पूरे को स्टैक करूं तो कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, पहले में कितने होंगे, 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 एंड देन व्हाट इट इज 9। तो शुरू में कितने, 3, नेक्स्ट में कितने, 5 और क्या एक 1, 9 आउट ऑफ कितने, 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये खत्म हुआ। जैसे ही आपका P of D4 खत्म हुआ, नाउ विल बी मूविंग इनटू द P of D5। P of D5 कायदे से अब वो जो क्या आने चाहिए, आपके पास 2 नंबर्स आने चाहिए 2 ट्रायल में, उनका सम जो होना चाहिए डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो डिविजिबल बाई 5 का मतलब सबसे पहला सम क्या हो सकता है, 5, उसके बाद क्या हो सकता है 10, और उसके बाद 15। तो ध्यान देना सम कभी 15 रीच ही नहीं कर सकता, सो डेफिनेटली आई एम कीपिंग इट असाइड, सो इट्स गोना बी 5 and 10। 5 कैसे आ सकता है, ध्यान देना, 5 कुड बी लाइक 1 4, देन 2 3, देन 3 2, देन 4 1, 4 1। ठीक, तो ये बात हुई जिनका एडिशन क्या है, 5 का मल्टीप्लायर है या 5 से डिविजिबल है, या फिर मैं बोलूं इनका सम क्या है, 5 ही है। ठीक, नेक्स्ट 10 के लिए आप 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 के लिए 9 चाहिए होगा, 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है 4 6, देन हो सकता है 5 5, देन हो सकता है 6 4, 6 4, जिनका सम कितना है 10 है, 10 है। तो अगर आप इसमें से कोई सा भी क्या उठा लो, एलिमेंट इन द सेट उठा लो, उनका सम या तो 5 है या 10 है। मैं ये बोल सकता हूं कहीं ना कहीं वो हर एक एलिमेंट क्या है, इज अ पार्ट ऑफ D5 है। ठीक,
यार एक चीज ध्यान देना, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सेट में? 1 2 3 4 5 6 7 7 आउट ऑफ कितने? 36। ठीक, तो मैंने पहले भी बोला था कि कभी भी प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम में आप सबसे पहले इवेंट डिसाइड करो और इवेंट की प्रोबेबिलिटी वहीं निकाल लो। आपका फर्स्ट स्टेप इज ओवर। नाउ विल मूविंग टू द सेकंड स्टेप। आपके जो दो इवेंट हैं, आपने क्या क्या लिए हैं? D5 और D7 किस टाइप के इवेंट हैं? सॉरी, D5 और क्या है? D4 किस टाइप के इवेंट है? यार एक चीज ध्यान देना, यदि उनका सम जो होगा 5 से डिविजिबल होगा तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, और 4 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। रीजन बता रहा हूं मैं। तो मैं ये देखूं कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। ये पता कैसे चलेगा? एलसीएम से पता चलेगा। 5 और 4 का अगर एलसीएम निकालोगे तो मुझे पता चलता है कि वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो इसका मतलब 20 ही एक ऐसा पहला नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब अगर सम इनका अगर 20 पहुंच जाता तो कायदे से वो D4 का भी पार्ट होता और किसका होता? D5 का भी पार्ट होता। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि कायदे से रोलिंग अ डाई, दो अगर डाई रोल कर रहे हैं उनका सम 12 से एक्सीड ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप 20 तो पहुंच ही नहीं सकते। इसका मतलब कायदे से कोई एक अकेला एलिमेंट नहीं है जो D4 के साथ भी एसोसिएटेड है और D5 के साथ भी एसोसिएटेड है। इसका मतलब अगर D5 होगा तो D4 नहीं हो सकता और D4 होगा तो D5 नहीं हो सकता। एटलीस्ट अगर आपने क्या किया है? दो लूडो की गोटी को रोल किया है। ठीक है, तो इस केस में ये होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, क्यों? बाय द वे, अगर आपको एक कॉमन इवेंट चाहिए होता डिपेंडेंसी के लिए, डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, तो इनका सम अगर 20 होता तो वो 5 से भी डिविजिबल था, 4 से भी डिविजिबल था। लेकिन कायदे से दो डाई का रोल जो है वो कभी भी सम ऑफ 20 क्रिएट ही नहीं करेगा। इसका मतलब या तो ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, या फिर आप दोनों के दोनों सेट में अगर एक कोई कॉमन एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट गेट दैट सिचुएशन। इसका मतलब अगर आप यहां खड़े हैं तो यहां नहीं खड़े हैं, और यहां खड़े हैं तो यहां नहीं खड़े हैं, या फिर अगर आपने एक एलिमेंट अगर पहले सेट से पिक किया तो डेफिनेटली वो एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है, या फिर एक एलिमेंट आपने सेकंड सेट से पिक किया तो वो एलिमेंट कहां नहीं है? फर्स्ट सेट में नहीं है। सो दे आर गोना बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दैट इज ऑल्सो फाइन। और आपको पूछा गया है सक्सेस प्रोबेबिलिटी। यार सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? वो तो डिविजिबल बाय 4 हो या डिविजिबल बाय 5 हो। इसका मतलब अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया कि आपका सम जो हो डिविजिबल बाय 4 हो और डिविजिबल बाय क्या हो? 5 हो, तो आप क्या कर रहे हैं? विन कर रहे हैं। तो विन के लिए मैंने एज सच कोई अलग से इवेंट डिसाइड नहीं किया है। तो ये होने जा रहा है P ऑफ D4 प्लस ऑफ P ऑफ D5। और एक चीज ध्यान देना, अब इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या? D4 इंटरसेक्शन D5 वो 0 होगा। मैंने पहले भी देखा है, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, D4 की वैल्यू निकाल रहा। दैट्स व्हाट 9 डिवाइडेड बाय 36 प्लस ऑफ हियर इट्स गोना बी 7 डिवाइडेड बाय 36। इज दैट पार्ट क्लियर? सो हियर इज गोना बी 9 प्लस 7 दैट्स अ 16 डिवाइडेड बाय ऑफ 36। ठीक है, तो ये होगा 4/9। Is that part clear? So as far as the question third is concerned, the answer is gonna be 4/9. 4/9. Is that part clear? तो ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम में बोल रहा हूं कि जब तक आप मेरे साथ रुक के अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, you will be in trouble. Just be patiently and be with me. Is that part clear? चलिए इसी सीक्वेंस में हम फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं। Let me rub it out. चलिए इसी सीक्वेंस में अपन फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम लिखा हुआ है 2 cards are drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards with replacement. What is the probability that one card is black and another card is red? यार एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आसानी से बनाया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम को आप एक्सोमेटिकली ही सॉल्व करें। इस टाइप के प्रॉब्लम मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लिए हुए हैं, जानबूझ के एक प्रॉब्लम बीच में डाला है कि इस टाइप की प्रॉब्लम का एक फेयर आइडिया हो आपको कि ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आसानी से बनेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रॉब्लम में एक डिटेल और भी दिया हुआ है, वेल सफल्ड डेक। यार वेल सफल्ड का मतलब ये अच्छे से पीसा हुआ है, और मैंने पहले भी बोला था कि पूरा का पूरा जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बेस्ड है किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, या फिर इक्यू प्रोबेबल एक्सपेरिमेंट पे, या फेयर एक्सपेरिमेंट पे। तो यहां आप देख के ये टेंशन में नहीं आएंगे कि कायदे से ये जो वेल सफल्ड का क्या मतलब है। भाई आपका जो कार्ड होना चाहिए वेल सफल्ड कार्ड ही होना चाहिए। अगर वेल सफल्ड नहीं है, पता चल रहा है पहला वाला पत्ता अगर बंदे ने उठा लिया तो आपको एसी मिलेगा, तो यहां तो सर्टेनिटी इन्वॉल्व हो गई। ध्यान देना, मैंने पहले बोला था प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डिफाइंड फॉर द इक्यू प्रोबेबल इवेंट या फिर अनबायस्ड इवेंट, एंड आई मेड दिस पर्टिकुलर इवेंट एज अ अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट जस्ट बाय टेकिंग दी वेल सफलिंग। ठीक, देखिए यहां क्या दिया हुआ है कि एक कार्ड क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। यार इसको तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है,
तो आई थिंक मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है? बाय द वे, आपने एक पत्ता निकालना है, वो क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, और एक जो पत्ता निकालना है वो क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। कैसे हो सकता है, ध्यान देना। तो मेरे हिसाब से इसको पूरा का पूरा एक्सियोमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप एक पत्ता क्या निकालें? ब्लैक निकालें। दूसरा क्या निकालें? रेड निकाल लें। पहला पत्ता क्या निकाल लें? ब्लैक निकाल लें। दूसरा क्या निकाल लें? रेड निकाल लें। और पहला रेड निकाल लें, दूसरा क्या निकाल लें? ब्लैक निकाल लें। दोनों के केस में बेसिकली योर रिजल्ट इज गोना बी वेरी सेम। ठीक, ध्यान देंगे। पहला अगर आपने ब्लैक निकाला कितने में से निकालोगे मेरे भाई? 52 में से निकालोगे। अगर लिखना भी होता तो 52C1 लिख सकते थे इसको। ब्लैक टोटल कितने हैं भाई? इसमें से 26 ब्लैक हैं। एंड यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपने ब्लैक निकाला हुआ तो ये प्रॉब्लम किसका है? विथ रिप्लेसमेंट का, आप वापस रखते हो। अगर वापस रखते हैं तो अभी भी टोटल पत्ते कितने हैं आपके पास? 26। कितने में से? 52 में से प्लस। और अगर बाय द वे पहला जो पत्ता है वो रेड है, रेड कितने हो सकते हैं? 26 आउट ऑफ 52 इंटू 26 आउट ऑफ 52। तो यार एक चीज समझ में आता है, दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 52 इज 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इज गोना बी 1/4 प्लस ऑफ 1/4। द रिजल्ट इज गोना बी 1/2। तो यार फोर्थ प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के एक प्रॉब्लम लिया है, तो सबको जानबूझ के आप एक्सियोमेटिकली अप्रोच करने की कोशिश मत करो। प्रॉब्लम का एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम को मैं एक्सियोमेटिकली सॉल्व कर रहा हूं और कौन से प्रॉब्लम को बेसिकली मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से भी आसानी से स्मैश कर सकता हूं। इस टाइप के प्रॉब्लम मैंने बेसिकली देखे हुए हैं आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट इज ओवर। चलिए अगर मैं जाता हूं फिफ्थ पार्ट पे, देखो फिफ्थ पार्ट है क्या? अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, find the probability of a number greater than 4 on next throw। ठीक यार, एक चीज ध्यान देना, फिर से मैं ये बोलूं कि ये प्रॉब्लम को अगर बाय द वे मैं क्या करूं, मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करूं या फिर कहां आपका क्लासिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आई थिंक प्रॉब्लम ज्यादा आसान होगा। देखते हैं कैसे। तो अगर मैं सैंपल स्पेस देखता हूं आपके इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का सैंपल स्पेस एस, तो सैंपल स्पेस एस तो क्लियर है भाई। अगर बाय द वे दो डाइस को रोल किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 of 1। कहां तक जाएगा ये? 1 of 6 तक जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट हुए इस रो में? 6। सिमिलरली ऐसे 6 रो होंगे और जो आपका लास्ट एलिमेंट बनेगा वो उनके बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा 6 of 6। ये तो क्लियर है। तो एक चीज समझ में आ गया है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो इन्वॉल्व है अपने सैंपल स्पेस में वो कितने हैं? 36। आपका जो इवेंट ई है वो कुछ ऐसा है कि आपका जो सेकंड थ्रो हो उसका जो आउटकम हो वो फर्स्ट थ्रो से क्या हो? एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? 4 ज्यादा हो। इसका मतलब अगर पहला थ्रो 1 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा थ्रो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। सिमिलरली पहला थ्रो अगर 2 है तो दूसरा थ्रो क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और इसके अलावा तो कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्लियर दिया हुआ है कि आपके दूसरे थ्रो का जो रिजल्ट होना चाहिए पहले थ्रो के रिजल्ट से 4 ज्यादा होना चाहिए। और आपको पता है कि एक डाई में कायदे से जो मैक्सिमम फेस वैल्यू हो सकती है वो 6 हो सकती है। तो ये क्या है आपका? फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालते भी हैं तो निकालना बड़ा आसान है यार, मैंने पहले पढ़ा हुआ है। कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इटसेल्फ, जिसको मैंने बोला था कैपिटल M डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल N। देखेंगे सैंपल स्पेस के पास टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट है भाई मेरे? 36। और आपका फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? लिटरली 2। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 18। तो यार देखो, कभी भी प्रॉब्लम ये स्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मेरे को एक्सियोमेटिकली ही सॉल्व करना है या फिर क्लासिकली ही सॉल्व करना है या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो यू विल हैव फेयर आइडिया कि कब किस टाइप के प्रॉब्लम को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो सकता था क्लासिकली, जहां मैं केवल काउंट कर रहा हूं M और N की वैल्यू, जहां M है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और N जो है वो है नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो द क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो डन। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 हो जाने के बाद नाउ विल मूव इट टू द क्वेश्चन नंबर 6। आई एम गोइंग टू रबिंग इट आउट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अरुण एंड तरुण अपीयर्स फॉर अ इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण सिलेक्शन इज 1/3, दैट ऑफ तरुण सिलेक्शन इज 1/5 इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। आपके साथ 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं। देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इवेंट ले लेता हूं एक ए। ये है सिलेक्शन या इवेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अरुण। सिमिलरली टी मैंने ले लिया है इवेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ तरुण। ठीक, तरुण।
कायदे से ये प्रॉब्लम को मैं एक्सियोमेटिकली सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने पहले भी बोला था कि कहीं भी आप इवेंट अगर डिसाइड कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट ये होगा गेट दी प्रोबेबिलिटी देयर इटसेल्फ। तो भाई अरुण और तरुण के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैं तो नहीं बता सकता, निकाल भी नहीं सकता, वो इंटरव्यू पैनल या फिर सिलेक्शन पैनल पे डिसाइड करेगा। और उसने क्लियरली दिया हुआ है कि इनका जो क्या है प्रोबेबिलिटी, अरुण का जो है वो क्या है 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी जो है तरुण के सिलेक्शन का वो कितना है 1/5 है, 1/5 है। जैसे ये खत्म होता है, मैंने पहले भी बोला था आप जस्ट हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स। ए और टी किस टाइप के इवेंट हैं भाई, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है एक वर्ड, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दैट ऑफ तरुण सिलेक्शन इज 1/5 इंडिपेंडेंटली, मतलब कि कायदे से कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। अरुण हो सकता है सिलेक्ट हो, तरुण ड्रॉप हो जाए, तरुण सिलेक्ट हो, अरुण ड्रॉप हो जाए, या दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाए। इसका मतलब कायदे से एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को कहीं भी क्या नहीं करता, मैनिपुलेट नहीं करता। ठीक, इंटरव्यूअर जो कायदे से दोनों को अलग अलग जज करने जा रहा है, ये क्या है इंडिपेंडेंट है। अब बात आती है थर्ड बेसिकली क्या है, थर्ड में बेसिकली ए बी सी और डी 4 प्रॉब्लम है। तो थर्ड को मैं ए बी सी और डी 4 प्रॉब्लम में क्या करूंगा, बाइफरकेट करूंगा, ये बाइफरकेट करूंगा। क्वेश्चन ए क्या है, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। बोथ ऑफ देम का मतलब ए एंड टी टुगेदर, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन टी। यार एक चीज ध्यान देना, अगर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन होगा। ये मैंने पहले देखा हुआ है डेरिवेशन में, इसलिए मैं बोलता हूं कि हमें से मेरे वीडियोस को अगर रिफर करना है तो सीक्वेंस में रिफर करो। पी ऑफ ए पी ऑफ टी ये कितना होगा 1/3 इंटू 1/5, आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक, सिमिलरली दिया हुआ है नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। नन का मतलब 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं ए यूनियन टी होल बार, या फिर दूसरा तरीका है, ध्यान देना, दूसरा हो सकता है पी ऑफ ना तो ए एंड ना तो टी। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं मेरे भाई, पी ऑफ ए प्राइम इंटू पी ऑफ टी प्राइम, पी ऑफ टी प्राइम। ठीक है, तो ध्यान देना पी ऑफ ए प्राइम को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए फ्रॉम द इन्वर्जन लॉ, और सिमिलरली इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ऑफ टी। पी ऑफ ए कितना है मेरे भाई 1/3, तो ये होगा 1 माइनस 1/3, और ये होगा 1 माइनस 1/5। ये वैल्यू होगी 2/3 इंटू ये वैल्यू होगी 4/5। सो हियर इज गोना बी 8 डिवाइडेड बाय 15, 8 divided by 15. Is that part clear? Similarly, C, at least one is got selected. At least का मतलब भाई कि कम से कम एक को तो सिलेक्ट करके दो। आ रहा समझ में, कम से कम एक को सिलेक्ट करके देना ही देना है। यार एक चीज ध्यान देना, एटलीस्ट के लिए आप 2 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे कैसे, P ऑफ A यूनियन T। ए यूनियन टी का मतलब क्या होगा, या तो ए अगर एक्सेप्ट हो गया देन ऑल्सो गुड, या फिर ए और टी विच इंक्लूड्स ए और टी और बोथ। लेकिन एक चीज ध्यान देना, पी ए यूनियन टी का फॉर्मूला मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए नोन नहीं है, या इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए नोन नहीं है। आप इसको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ टी नहीं लिख लेंगे, गलती से नहीं लिख लेंगे। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस ऑफ पी ऑफ ए यूनियन टी स्टार और या फिर प्राइम। और इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपका यूनियन कन्वर्ट हो चुका है किसमें, इंटरसेक्शन में, एंड हियर इज गोना बी 1 माइनस पी ऑफ दिस। अग्री? ठीक, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस, ये वैल्यू आपने शायद निकाली हुई है, ये वैल्यू आपने निकाली हुई है कितनी 8/15, ये आएगा आपका 7/15। और वैसे भी जो आपका क्वेश्चन नंबर बी था, नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, अगर 1 से आप उस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते तो नन का मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसका जो बचा हुआ रीजन है, इसका मतलब होगा नन का मतलब 0, कोई भी सिलेक्शन नहीं, और बचा हुआ रीजन का मतलब या तो अरुण सिलेक्ट हो सकता है, या तरुण सिलेक्ट हो सकता है, या दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होगी 7/15। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अभी आपका होमवर्क होगा, ये कैसे निकालेंगे, ओनली वन, इसका मतलब अरुण हुआ, अरुण नहीं हुआ तो तरुण हो, और आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कहीं ना कहीं 6 प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन।
कुछ नहीं करना है। यहाँ मैंने क्या किया, फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिकली अप्रोच करने की कोशिश की है। प्रॉब्लम किसका था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का था। तो आप आसानी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में पंगा जब फंसेगा, जब आएगा यूनियन। मैंने पहले भी बोला था, गलती से यूनियन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ टी ना लिख लेना भाई, वो कायदे से बेसिकली डिफाइंड होगा जब आपका प्रॉब्लम हो या तो डिपेंडेंट इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब 7th प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज दैट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7th प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इन stats is given to 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 independently. What is the probability that the problem will be solved? The problem will be solved. एक चीज ध्यान देना, बाय द वे मेरे पास क्या है, 3 अलग अलग स्टूडेंट है, ए बी और सी। मैं इस प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टेप 1 में होगा, आप इवेंट डिसाइड करेंगे। तो ए है इवेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। बाय द वे मैंने मान लिया है बाय स्टूडेंट ए। सिमिलरली बी को लिखा है मैंने, द इवेंट बी इज नथिंग बट द इवेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय स्टूडेंट बी, और ये क्या है, सी। मैंने पहले भी बोला था, जब आपने इवेंट डिसाइड किया, गेट द प्रोबेबिलिटी देयर इटसेल्फ। लेकिन मैं तो नहीं जानता भाई कौन बच्चा कौन होशियार है कौन गधा है। जो होशियार होगा उसके सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जो गधा होगा उसकी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी कम होगी। वो तो कहीं ना कहीं आपके टीचर को देना होगा या फिर क्वेश्चन में देना होगा। दिया हुआ है भाई, पी ऑफ ए इज 1/2, इसका मतलब 2 में से एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। दूसरा होगा पी ऑफ बी जो है 1/3 है, और तीसरा है पी ऑफ सी जो है वो क्या है, 1/4 है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है कि आपके जितने भी इवेंट हैं ए बी सी, किस टाइप के इवेंट हैं, ए बी सी, ये सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनकी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। यूजुअली क्लासेस में नहीं होता। क्लास में अगर एक बच्चा सॉल्व किया, दूसरा कॉपी करके पहला भी सॉल्व किया तो दूसरा भी सॉल्व किया, तो कहीं ना कहीं अगर क्लास में जब चीटिंग चलती है तो पूरा का पूरा जो इवेंट होता है सॉल्व होने का एक प्रॉब्लम का, वो डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये क्या है, एक फेयर प्रॉब्लम है। फेयर प्रॉब्लम का मतलब जो इंडिविजुअल बंदा जो क्या कर सकता है, एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता है, वो क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है कि प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान है मेरे भाई। देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो केवल ए होगा तो भी चलेगा, केवल बी होगा तो भी चलेगा, केवल सी होगा तो भी चलेगा, ए बी होगा तो भी चलेगा, बी सी होगा तो भी चलेगा, ए सी होगा तो भी चलेगा, ए बी सी होगा सब तब भी चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो क्या है, प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ए से, दूसरा बी से, तीसरा सी से। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने सॉल्व करके दिया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर ध्यान देना, इंडिपेंडेंट इवेंट तो आप किससे डील नहीं कर पाओगे, यूनियन से डील नहीं कर पाओगे। तो एक बेस्ट तरीका था इसका, अग्रीड। तो मैं पहले भी बोलता हूं कि यूनियन बेसिकली आप कभी भी यूज नहीं करेंगे व्हेन द इवेंट्स आर द इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहां से होगा 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू ऑफ पी ऑफ बी बार। ये तो क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला। अग्रीड। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस पी ए जो है वो क्या है, हाफ से, हाफ जो होगा 1 से सब्सट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 1/3 एंड सिमिलरली हियर इज गोना बी 1 माइनस ऑफ 1/4। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो आएगा हाफ, ये कितना आएगा 2/3 और ये कितना आएगा 3/4। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा एंड दैट्स गोना बी 1 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 3/4। इसका मतलब प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि ए सॉल्व करके देगा या बी सॉल्व करके देगा या सी सॉल्व करके देगा, यस, प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 3/4। फिर भी क्या है, देखो एक्सियोमेटिकली मैंने इस प्रॉब्लम को आसानी से डील कर लिया। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए मैं इसको रब आउट करता हूं। नाउ विल मूव इट टू द 8th प्रॉब्लम। देखिए, प्रॉब्लम है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स गेटिंग नंबर 5 और 6 इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, एट मोस्ट 2 सक्सेसेस, एट लीस्ट 2 सक्सेसेस। यार एक चीज ध्यान देना, आपने 3 डाई को क्या किया है, रोल किया है, 3 डाई को क्या किया है, रोल किया है, और आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी
कायदे से डिफाइंड है कि आपने नंबर 5 और या 6 लाया या नहीं लाया। तो यार एक काम करो, आप क्या करो, 3 इवेंट डिसाइड करो, E1, E2 और E3। E1 जो है वो है इवेंट फॉर गेटिंग 5 and 6, 5 और 6 in first trial, ठीक। सिमिलरली जो E2 होगा वो होगा इवेंट फॉर गेटिंग 5 and 6 in second trial, एंड सिमिलरली E3 जो होगा दैट्स नथिंग बट थर्ड ट्रायल, ठीक। मैंने पहले भी बोला था ये होगा आपका स्टेप नंबर 1, और मैं जो प्रॉब्लम यहां सॉल्व करने जा रहा हूं वो है प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक। यहां आप इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लो। P ऑफ E1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, पहले थ्रो में 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो कायदे से आपका फेवरेबल इवेंट क्या है, या तो 5 है या 6 है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए, 2, कितने में से, 6 में से। या फिर सैंपल स्पेस का जो साइज होगा वो कितना होगा, 6, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो P ऑफ E1 जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 2/6। वही ही P E2 की वैल्यू होगी, और वही ही क्या होगी, P ऑफ E3 की वैल्यू होगी। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होता है, सेकंड स्टेप मैंने आपको हमेशा से सजेस्ट किया है, E1 और E2, बाय द वे अगर E3 है उनके बीच का रिलेशनशिप निकाल लो। किस टाइप के इवेंट है भाई, ये तीनों के तीनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों कि पहले में जो क्या आएगा, 5 या 6 आएगा। दूसरी बार जब थ्रो करोगे ये एक अलग सैंपल स्पेस है, दूसरी बार 5 और 6, पहली बार के 5 और 6 से पूछ के नहीं आएगा। सो बेसिकली दे आर गोन बी इंडिपेंडेंट इवेंट। या फिर मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये सोचोगे यहीं इस वीडियो को देख के इंडिपेंडेंट इवेंट फील होगा, नहीं होगा। कम विद द सीक्वेंस, देन ओनली यू विल फील द एक्चुअल फीलिंग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दे आर गोना बी इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक। थर्ड जो है, अब कुछ प्रॉब्लम्स इसमें क्या है, मेस्ड अप है। पहला जो प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट क्या चाहिए मुझे, 3 सक्सेस चाहिए। ये है आपका प्रोबेबली ए, 3 सक्सेस चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 एंड E3। और बाय द वे अगर E1, E2 और E3 तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तभी ही मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफर कर सकता हूं। अग्रीड। P ऑफ E1 कितना है मेरे भाई, देख लो कितना है, 2/6। If we multiply them together, 2/6 to the power 3। और या फिर लिख सकता हूं 1/3 to the power 3, या फिर लिख सकता हूं मैं 1/27। ये होगा आपका क्वेश्चन ए। बी है एग्जैक्टली 2 सक्सेस का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, E1, E2, इसका मतलब द इवेंट E1 हैज ऑकर्ड एंड E2 हैज ऑकर्ड बट E3 हैज नॉट ऑकर्ड। तो यहां अगर मैं नंबर ऑफ सक्सेस देखता हूं तो केवल क्या है, 2 है। इसका मतलब इवेंट E1 हुआ है, इवेंट E2 हुआ है, एंड इवेंट E3 नहीं हुआ है। और ये बार आप कितनी जगह शिफ्ट कर सकते हो, पहले E3 में लगाए हो, उसके बाद E2 में लगाओगे, उसके बाद कहां लगाओगे, E1 में लगाओगे। या फिर अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां से स्टार्ट कर सकता था। पहली बार कहां लगा है, E1 में लगा है, E2 और E3 हो रहे हैं, E1 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप E1 को होने दें एंड E2 नहीं हो रहा एंड E3 को होने दें। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, P ऑफ E1 एंड E2 एंड नॉट ऑकरेंस ऑफ E3, दैट्स ऑल। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि आप ये वैल्यू निकालेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो होना है। चलो पहला मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, ये क्या होगा, P ऑफ E1 प्राइम इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3। सबके पास एक प्राइम है और सबके पास 2 नॉन प्राइम है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो यहां से जो भी रिजल्ट आने जा रहा है मैं उसको क्या कर रहा हूं, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3। P ऑफ E प्राइम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ P ऑफ E1, ठीक। P ऑफ E2 तो आपने देखा हुआ है कितना है, 2/6, या फिर 1/3 इंटू 1/3, कुछ ऐसे ही है। चलो मल्टीप्लाई कर लो एंड गेट द आंसर। ये क्या होगा, ध्यान देना, और ये भी होगा कितना, 1/3। तो ये 1/3, 1 minus 1/3 is gonna be 2/3. So put together is gonna be 3 into 2/3 into 1/3
इंटू 1/3, एक 3 यहां से गया, सो द रिजल्ट इज गोना बी 2/9, 2/9, एंड दैट्स गोना बी योर ऑप्शन नंबर बी, दैट्स गोना बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इसी सीक्वेंस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको रब आउट कर रहा हूं। फोर्थ हो सकता था आपका, सॉरी या द सी कुड हैव बीन अटमोस्ट 2 सक्सेस। बाय द वे नंबर ऑफ सक्सेस को मैंने क्या लिया है, 2 लिया है, तो n जो होना चाहिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये इनकाउंट करेगा जब नंबर ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली 0 हो और नंबर ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली क्या हो, 1 हो, और नंबर ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली क्या हो, 2 हो। तो एक चीज बताएंगे, n0 अगर आप लेते हैं, इसका मतलब इसके लिए जो क्या होगा, एक्सियोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो होगी E1 E2 E3, और आई कैन से द प्रोबेबिलिटी फॉर द नॉन ऑकरेंस ऑफ E1 एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ E2 एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ E3, ये हो चुका है। ठीक, दूसरा यहां क्या होगा, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो, P of non-occurrence of E1 and non-occurrence of E2 but the occurrence of E3, or P of E1 E2 E3, और 2, एग्जैक्ट 2 के लिए तो वैल्यू आपने शायद निकाली हुई है, यही पूरा का पूरा कैलकुलेशन कहाँ आएगा, यहां भी आएगा। ये वैल्यू कितनी आई थी, 2/9। नाउ इट्स योर टर्न, ये वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं, P of E1 इंटू P of E2 इंटू P of E3, सबके साथ बार है तो ये होगा 1 माइनस P of E1 इंटू 1 माइनस P of E2 इंटू 1 माइनस P of E3। सब की सब वैल्यूज को निकाल के आपको क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशन करना है। तो अब आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि कायदे से अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहे, कुछ बल्कि प्रॉब्लम रहे, यूजुअली इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं आते, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट दैट प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, तो यहां आप कहां तक ऐड करेंगे, इस पूरे के पूरे कहानी को 2 तक ऐड करेंगे। इसका एक अल्टरनेट भी हो सकता था, इसका अल्टरनेट ये हो सकता था, P of n ग्रेटर देन 2 को मैं लिख सकता था, सॉरी एट मोस्ट लिखा हुआ है, इक्वल्स टू भी होगा, को लिख सकता था 1 माइनस P ऑफ n इज इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि कायदे से अगर आपने 3 ट्रायल अगर किए हैं तो कायदे से मैक्सिमम जो आपका क्या हो सकता था, विन हो सकता था, वो केवल 3 बार हो सकता था। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, 1 माइनस ऑफ P ऑफ E1 एंड ऑकरेंस ऑफ E2 एंड ऑकरेंस ऑफ E3। तो आप यहां से बनाएं या प्रॉब्लम यहां से बनाएं, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन यहां से एफर्ट आपका बहुत ज्यादा है और यहां से आपका एफर्ट बहुत मिनिमल है, सो आई थिंक यू शुड यूज दिस ओनली। तो ये होगा 1 माइनस ऑफ P ऑफ E1 P of E2 P of E3. What is that? It's a 1/3. So here is gonna be 1 minus 1 divided by of 27 put together is gonna be 6 divided by of 27. Is that part clear? So that is what the output is all about. ठीक, इसी सीक्वेंस में आप D खुद से ट्राई करोगे, एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या होगा, आपका जो सक्सेस होना चाहिए या तो 2 हो या क्या हो, 3 हो। ठीक, तो आप जब सम करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 के लिए होगा और n इक्वल्स टू 3 के लिए होगा, एंड यूल ट्राई टू गेट द आंसर। सो आई थिंक यहां से एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच करेंगे। सो फ्रॉम माई साइड द क्वेश्चन 8 इज ऑल्सो डन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच थ्रो। इसका मतलब क्या है कि कायदे से आपने एक डाई को रोल किया है, इस तरह के प्रॉब्लम मैंने ऊपर में देखे हुए हैं, एक डाई को रोल किया है और आपका जो सेकंड ट्रायल है वहां जो नंबर होना चाहिए वो पहले ट्रायल के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए। तो यार सीधी बात है, मेरे को लगता है कि इस प्रॉब्लम को क्लासिकली सॉल्व करना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स की, तो डेफिनेटली अगर 2 बार आपने क्या किया, डाई को रोल किया है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36, जिसको मैं बोलता हूं कैपिटल N।
ठीक। सिमिलरली अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ इवेंट इन योर फेवरेबल इवेंट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर फेवरेबल इवेंट, जिसको मैं बोलता हूं m, और ये जैसे निकल गया आई थिंक माई प्रॉब्लम इज डन। तो एक चीज ध्यान देना, आपका पहला थ्रो अगर 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, उससे 3 ज्यादा होना चाहिए प्रोबेबली, या दिस इज गोना बी 4, thereafter 2 5, thereafter 3 3। ये है आपका सेट, जिसको मैंने क्या बोला है, आपका फेवरेबल इवेंट बोला है। तो n ऑफ e विच इज इक्वल्स टू ऑफ m अगर आप निकालते हैं तो कितने एलिमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है, वैल्यू कितनी होगी 3। और वैसे भी मुझे पता है p ऑफ e इज इक्वल्स टू ऑफ व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट विच इज नथिंग बट कैपिटल M डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल N, that's gonna be 3 divided by of 36, put together it's gonna be 1/12, so the answer is gonna be 1/12। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अपन एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉबेबली या इट वाज 9th प्रॉब्लम, नो इट वाज 9th प्रॉब्लम, इट वाज 9th प्रॉब्लम। ये चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 fair coins are tossed and noticed at least one face is head, then find the probability that both of the faces are head। यार एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। देखते हैं कैसे। तो अगर बाय द वे मैं 10th प्रॉब्लम लेता हूं, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज टॉकिंग अबाउट। देखेंगे 10th क्या है, 2 fair coins are tossed and notice that at least one face is head। इसका मतलब आपके सैंपल स्पेस के पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि उसमें से एक जो आपने जो ट्रायल किया उसमें आपको एक डिटेल नोन है कि उसमें एक जो क्या था फेस था वो हेड था ही। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते थे, हेड हेड टेल, हेड हेड, और तीसरा हो सकता था टेल हेड। ध्यान देना, मुझे कायदे से टेल टेल को एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन आपने जो डाई को रोल किया है या कॉइन को टॉस किया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपने जितनी बार भी टॉस किया है 2 बार को एटलीस्ट एक हेड आया ही आया है। तो टेल टेल को आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और तब आपसे यह पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ऑफ देम आर हेड। तो भाई सीधी सी बात है, P ऑफ E इज इक्वल्स टू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर इवेंट्स विच इज इक्वल्स टू ऑफ M, जो 1 होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन योर सैंपल स्पेस जो होगा 1/3। मैं इसको बोल सकता हूं मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड जो होगा, मैं एक्सियोमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को फिर से रीड करूंगा, देखो प्रॉब्लम है क्या, where it is the question number 10, yeah, the 2 fair coins are tossed and notice at least one of them is head, then find the probability that the both of the faces are head। ठीक, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। मैंने अगर एक इवेंट लिया E1 getting both face as head, और मैंने लिया एक इवेंट 2 getting at least one face as head। आपसे प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, ध्यान देना, आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है, उससे पहले चलो जो पूछा है P ऑफ E1 निकाल लो। P ऑफ E1 जो होगा बोथ ऑफ द फेस एज हेड, केवल एक बार होगा आउट ऑफ 4। P ऑफ E2 ये क्या होगा, एटलीस्ट एक हेड, एटलीस्ट एक हेड का मतलब 3 बार होगा आउट ऑफ 4। ठीक, ध्यान देना, अगर आप बात करते हैं, ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे तो E1 और E2 क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है, दे आर गोना बी डिपेंडेंट इवेंट। देखते हैं कैसे। थर्ड जो होगा वो निकालना क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कायदे से दोनों के दोनों क्या हो, हेड हो, जब E2 इज ऑलरेडी ऑकर्ड, जब E2 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था व्हाट इज दैट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट 1 व्हेन द E2 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, व्हाट वाज दैट, इट वाज P ऑफ E1 E2 डिवाइडेड बाय ऑफ P ऑफ E2। ठीक,
E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, ध्यान देना। E1 जो है गेटिंग बोथ फेस एज हेड, और ये है गेटिंग एटलीस्ट वन फेस एज हेड। दोनों का अगर बाय द वे आप क्या करते हैं, सेट देखते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होने जा रहा है भाई, इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो बेसिकली ये केवल एक सेट बचेगा और वो सेट होगा हेड और हेड का, जो कायदे से दोनों की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन P ऑफ E2 जो होगा, दैट्स गोना बी ओनली वन सेट आउट ऑफ 4। अग्री? P ऑफ E2 क्या होगा? P ऑफ E2 इज नोन टू बी 3/4। So 4 and 4 got out. The result is still 1/3. Is that part clear? तो थोड़ा सा मैं आगे के प्रॉब्लम में और डिटेलिंग करूंगा, चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, बट इस प्रॉब्लम को मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व कर सकता था, वेयर वी आर आस्किंग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट व्हेन द अनदर इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड. That means few information has been clearly given that those event has been already occurred and you are going to discuss about the another event. So that is the part of it. So I can say the question number 10 is also over. चलिए, now we'll go to the question number 11. A roll A is rolled and outcome is found to be prime, then find the probability that the number is odd number. देखेंगे 11। तो यार अगर बाय द वे मैं क्या करूँ, इसको क्लासिकली सॉल्व करूँ तो मुझे ये समझ में आता है, सैंपल स्पेस। अब बचा ही कुछ वेग सा। आपको ये पता है कि आपने रोल किया है तो आपके पास जो आउटकम आया वो केवल प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। ठीक, उसमें से फेवरेबल इवेंट आपको बताने हैं। इसका मतलब आपके सैंपल स्पेस में केवल 3 आउटकम्स ही पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज बीन मेड श्योर कि आपका जो आउटकम था या फिर आउटपुट था वो प्राइम नंबर ही था। अब आपको ये इंश्योर करना है कि कायदे से वो नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है 3, वो हो सकता है 5। तो अगर बाय द वे आप P ऑफ E निकालते हैं तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट, या फिर मैं बोलूँ N ऑफ E। N ऑफ E कितना है, 2 है, और ये क्या है N ऑफ S कितना है मेरे भाई, 3 है। तो कायदे से द वैल्यू इज गोना बी 2/3। 2/3 अग्रीड। पहला तरीका तो ये हो सकता था, मेथड 1। मेथड 2 जो था, मैं इसको एक्सियोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे करेंगे। एक्सियोमेटिकली अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इवेंट बनाएंगे। इवेंट जो होगा, भाई द वे मैंने एक इवेंट ले लिया, एक है P जो है इवेंट फॉर प्राइम नंबर, इवेंट फॉर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सिमिलरली एक ले लिया मैंने O, इवेंट फॉर द ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर। ये मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके पास जैसे इवेंट है, गेट द प्रोबेबिलिटी देयर इटसेल्फ P ऑफ P। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, भाई प्राइम नंबर में अगर आप सेट देखते हैं तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, 2, 3, 5 आउट ऑफ 6। तो ये वैल्यू होने जा रही है 3/6। सिमिलरली P ऑफ ऑड, ऑड में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होने जा रहे हैं, दैट कुड बी 1, 3 and 5। ऑब्वियसली द 3 नंबर्स आउट ऑफ 6 नंबर, 3 of 6। हाँ, लेकिन प्राइम और ऑड जो है आगे जाके देखूंगा मैं किस टाइप के इवेंट है, किस टाइप के इवेंट है, प्राइम और ऑड किस टाइप के इवेंट है। ये है भैया डिपेंडेंट इवेंट। क्यों है डिपेंडेंट इवेंट, आप देख सकते हैं इसमें केवल 3 और 5 जो है वो दोनों के दोनों में इंक्लूड है, और एक भी इवेंट अगर दोनों में इंक्लूड हो गए इन द सेम सैंपल स्पेस तो कहीं ना कहीं जो इवेंट होगा वो डिपेंडेंट इवेंट होगा। तो अगर ये है तो बेटर ये रहेगा आप ये भी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्राइम नंबर एज वेल एज ऑड नंबर। कितने नंबर है भाई ऐसे जो प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं, केवल 2 नंबर हैं आउट ऑफ 6 नंबर। अग्रीड। थर्ड, आपको प्रॉब्लम निकालना क्या है, यू वांटेड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर टू बी ऑड व्हेन द प्राइम नंबर इज ऑलरेडी ऑकर्ड। मैंने पहले भी बोला, इट्स नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट एट द न्यूमरेटर व्हेन द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी ऑकर्ड। The probability for the occurrence of numerator when the denominator is already occurred. What was the formula for it? It was P of O intersection P divided by of P. What is that? P of is gonna be 2/6. P of P, it's gonna be 3/6. Put together, the answer is gonna be 2/3. And keep in mind, the maths never fails. द मैथ्स नेवर फेल्स। मेरे हिसाब से ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा है कि आपको इंश्योर कर दिया है तो सैंपल स्पेस को आप श्रिंक कर लो और वहाँ से पिक कर लो आप अपने फेवरेबल इवेंट्स को, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो ओके। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इस सीक्वेंस में आपका 11th भी खत्म होता है।
ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द 12th प्रॉब्लम। देखिए 12th प्रॉब्लम जो है एक परफेक्ट प्रॉब्लम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो 3 सेगमेंट में अभी तक प्रॉब्लम में देखा आपने, या तो क्लासिकल मेथड से यूजुअली सॉल्व हो रहा था, या एक्सियोमेटिक अप्रोच से, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो ये प्रॉब्लम घूम फिर के यहीं के आसपास के ही होंगे। आप पूरे के पूरे बुकलेट में देखेंगे तो 100 से 150 प्रॉब्लम्स हैं, और आपको एक भी प्रॉब्लम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सर मैं किस अप्रोच से सॉल्व करूं। तो आप जस्ट मेरे साथ बने रहें। कुछ चीजें जो हैं आप धीरे धीरे मुझसे सीखेंगे कि किस प्रॉब्लम को किस डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। 2 cards are drawn simultaneously from a mixed deck of cards. Find the probability one of them is red and another is black. यार सीधी सी बात है, ये कहानी मैंने पहले पढ़ा हुआ है। 52 में से 2 पत्ते निकाले आपने। पहला पत्ता जो होना चाहिए वो कहां से निकलना चाहिए? रेड से, एंड दूसरा निकलना चाहिए ब्लैक से। द प्रॉब्लम इज डन। मैंने जानबूझ के इसको बीच में घुसाया है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने कंप्लीट वीडियो लिया हुआ है, आप उसको जरूर सिक्वेंशियली देखते आए। लेकिन हाँ, आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक माइंड मेकअप कर लिए कि हर एक प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिकली सॉल्व करना है। नहीं, लगभग जो बड़े प्रॉब्लम है एक्सियोमेटिकली सॉल्व होंगे, बट यस द प्रॉब्लम मे ऑल्सो बी सॉल्व यूजिंग दी what classical method, and sometime the using the method of permutation and combination that depends solely on the problem itself. Agreed? So the 12th is over. देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। 13th ये प्रॉब्लम भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं सॉल्व कर रहा हूं। अ डेक और रेगुलर डेक ऑफ कार्ड has 52 cards, assuming that you do not replace the card you had drawn before the next draw. What is the probability the drawing 3 aces in a row? तो इसका मतलब पहला जो आपने ड्रॉ किया वो एस होना चाहिए। कितने में से होगा मेरे भाई? 52 में से 1 निकाला, वो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। 4C1 इंटू अब कायदे से आप उसको विड्रॉ कर चुके हैं, बाहर उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो अब आपके पास नंबर ऑफ कार्ड है 51, और अब एस 4 नहीं है, कितने हैं? 3 है। इंटू 2C1 डिवाइडेड बाय 50C1। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी। देखते हैं कैसे। पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसकी? एस की, ठीक है। पहला एस निकालने की, एस एंड दूसरी बार आपको निकालना था फिर से एस। बाय द वे मैंने इसको पहला एस लिया है। व्हेन द फर्स्ट एस इज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अब एक काम करें, इसको A2 मान ले। थर्ड एस व्हेन द A2 एंड A1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। A2 एंड A1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहां क्या कर रहे हो आप? पहला एस निकाल रहे हो भाई, 4 एस में से एक एस निकाले, टोटल पत्ते हैं 52। एंड ये अब दूसरा एस निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब पहला एस निकल चुका है। अगर पहला एस निकल चुका है तो कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 3 हो गए। और कायदे से अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पत्ते कितने हैं? 51। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग थर्ड एस व्हेन द A2 एंड A1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका मतलब 2 एस निकल चुके हैं, तो इसका मतलब 2 एस अगर निकल चुके हैं तो टोटल पत्ते हो गए 50। दूसरा, अब आपके पास टोटल 4 में से अगर 2 एस निकल चुके हैं तो टोटल एस के पत्ते बचे हैं कितने? 2। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया था ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, ये किसका प्रॉब्लम था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही प्रॉब्लम था। या क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एस, 4 पत्ते निकाल लो। प्रोबेबिलिटी गेटिंग फॉर एस व्हेन द 1 एस इज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका मतलब अब पत्ते हैं आपके पास 51 और एस हैं 3। Similarly, when the 2s has already been drawn and now I wanted to get the probability for getting another s, पत्ते हैं 50 और निकलने हैं कितने में से? 2 से। यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। सो 13 इज ऑल्सो ओवर। इज इट क्लियर? चलिए 14 भी देखते हैं। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड अ क्वीन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट? इसको क्या चाहिए भाई को? या तो क्वीन चाहिए या फिर क्या चाहिए? किंग चाहिए। ध्यान देना, इसको चाहिए क्वीन या फिर क्या? किंग। और दोनों ध्यान देना, क्वीन एंड किंग। और यहां आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना है। टोटल ध्यान देना, पहली बार वो निकालेगा तो चलो क्वीन और किंग कैसे निकाल सकता है? पहले क्वीन निकाल सकता है, उसके बाद किंग निकाल सकता है, और पहले किंग निकाल सकता है, उसके बाद क्या निकाल सकता है? क्वीन निकाल सकता है। चलो क्वीन कितना होगा भैया? 4 में से 1 ही निकालोगे आउट ऑफ 52C1। रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब पत्ते कम हो गए हैं, ये होगा 51C1।
और अब आपके पास किंग जो है वो तो अभी भी 4 रखे हुए हैं, क्योंकि आपने जो विड्रॉ किया था वो किसका किया था, क्वीन का किया था, तो ये क्या होगा अभी भी 4c1 प्लस और 4c1 52c1 इंटू 4c1 51c1। इस प्रॉब्लम को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते थे। पहला था प्रोबेबिलिटी फॉर विड्रॉल ऑफ क्वीन into probability for the withdrawal of king when the queen is already withdrew, or probability for the withdrawal of king and probability of the withdrawal of queen when the king is already withdrew। ये यही तो है। और ये क्या है, किंग के निकालने की प्रोबेबिलिटी जब क्वीन निकल चुका है तो पत्ते बाउन से कितने हो गए, इक्यावन हो गए। और साथ में ध्यान देना क्वीन निकला है तो अभी किंग के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टिल इट्स 4 नंबर ऑफ किंग एंड सिमिलरली दिस एंड इजीली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। और वैसे भी मैंने बताया 4c1 52c1 ये सब की वैल्यूज जो होंगी 4c1 विल बी 4, 52c1 विल बी 52, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। द 14th प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन। ठीक है, तो बचे हुए जो आपके प्रॉब्लम होंगे, ये तो 14 प्रॉब्लम खत्म हुए, बचे हुए 14 प्रॉब्लम मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। इस पार्ट क्लियर? सो कुछ धीरे धीरे आप ही समझ पाओगे। प्रोबेबिलिटी में आप एक दिन में बिल्कुल अर्जुन नहीं हो जाओगे, थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट विथ मी एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कायदे से प्रॉब्लम लगेंगे कैसे। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।